21वीं वीडियो। मशरकी पाकिस्तान का सानिहा। मैंने खुद भुट्टो साहिब से मशरकी पाकिस्तान के सानिहे पर कभी गुफ्तगू नहीं की थी, बल्कि जब कभी प्रेस में इस सानिहा पर कोई कॉलम छुपा इन पर उनकी पार्टी पर नुक्ताचीनी की गई अलिफ नून को हदफ बनाया गया तो वो अमूमन इसका जिक्र किया करते थे। वो हमेशा यही कहा करते थे कि उनका मशरकी पाकिस्तान के सानिहे के साथ कोई ताल्लुक ना था। एक दफ़ा कहने लगे कि अगर आप लोगों के हक को दबाएंगे तो वो एक ना एक दिन आपके खिलाफ ज़रूर उठ खड़े होंगे। माशाल्लाह का बार बार लगना और फौज में बंगालियों की तादाद न होने के बराबर देखकर उनके दिल में के ख्याल पैदा हो गया था कि हुकूमत में उन्हें उनका हिस्सा कभी ना मिल सकेगा। फिर फौज का इस्तेमाल भी गलत तरीके से हुआ और आखिर में हिंदुस्तान ने मौका पाकर हमें दो लख्त करने पर बड़ा किरदार अदा किया। जब भी इस मौजू पर बात हुई उन्होंने हमेशा जोर देकर कहा कि उनका इसमें ज़रा भर भी कसूर नहीं। एक दफ़ा उन्होंने मुझे बताया कि रूस की हुकूमत ने अपने सफ़ीर को उनके पास भेजा और मिस्टर मुजीब अर रहमान को कैद से रिहा करने की दरख्वास्त की थी। कहने लगे कि एक पड़ोसी सुपर पावर की दरख्वास्त रद्द करना कोई अक्लमंदी नहीं थी, इसलिए मैंने मिस्टर मुजीब को रिहा करने का हुक्म दे दिया। नाशुक्री कौम। सुप्रीम कोर्ट से इनकी अपील नामंजूर होने के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम बहुत नाशुक्री कौम है। मैंने इस कौम के लिए क्या कुछ नहीं किया, बल्कि इस कौम को शोहरत और ताकत इसके लिए मैं हमेशा कोशा रहा। उसकी सज़ा मुझे जेल में बंद करके दी जा रही है और मेरी कौम को कुछ परवाह नहीं। कहने लगे काश में तुर्की या जर्मनी में पैदा हुआ होता। ये दो ऐसी कौमें हैं जो मेरी कदर करती और मुझे पूरी इज्जत देती। एक और मौके पर भुट्टो साहिब ने कहा कि जर्मन दुनिया की बेहतरीन कौम है। दुनियावी ताकतों ने उनके हिस्से बखरे कर रखे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब यह कौम फिर उभरेगी और सारी दुनिया उसकी क़यादत पर फ़ख्र महसूस करेगी। उन्होंने तुर्कों की बहादुरी और कौमियत पर भी एक दिन इसी किस्म के ख्यालात किया इजहार किया था। नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का केस। भुट्टो साहिब ने कई मरतबा मुझसे कहा कि कर्नल रफ़ी खुदा शाहिद है कि मेरा इस केस से किसी तरह का भी कोई ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है और मुझे इसमें खामखा फंसाने की कोशिश की गई है। ये बात उन्होंने मुझसे कई बार कही होगी। बुरे सलूक पर भुट्टो साहिब की शिकायत। भुट्टो साहिब हमेशा शिकायत किया करते थे कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। उन्होंने चंद मरतबा मुझे से कहा कि वो मुल्क के सरबराह थे और वली खान मेंगल मरी और बजंजू साहिब को कैद किया गया था तो उन्होंने रेस्ट हाउस को लाखों रुपए खर्च करके फर्निश करवाया था ताकि ये लीडर आराम से अपने दिन गुजारे। जब जनरल टका खान साहिब और पीरजादा साहिब को पकड़कर माशाल्लाह हुकाम ने जनरल साहिब को मरी रेस्ट हाउस और पीरजादा साहिब को उनके कराची वाले घर में रखा तो भुट्टो साहिब सख्त बरंगेख्ता हुए और कहने लगे कि चूंकि तुम्हारा फौजी जर्नल है जो रेस्ट हाउस में मजे कर रहा है तो क्या मैं इस मुल्क का सरबराह नहीं था कि मुझे जेल में ठोसा हुआ है। वो कहा करते थे कि ये मेरी इज्जत का सवाल है। एक दफ़ा वो बड़े तैश में आ गए और कहने लगे कर्नल में उन सब से बदला लो निगा। मैंने उनको आहिस्ता से याद दिलाया कि जनाब आपे इसी किस्म के जुमलों की वजह से तो ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन कहा यह सिर्फ मेरे और आपके दरमियान में है। एक और मौके पर वो इसी तरह तैश में आ गए और कहने लगे अगर एक भुट्टो भी जिंदा रहा तो जरूर बदला लेगा। जब मैंने फिर उनको याद दहानी कराई तो कहने लगे कर्नल रफ़ी ये सिर्फ हम दोनों में है। बहरहाल जेल की कड़ी पाबंदियों और नारवा सलूक पर भुट्टो साहिब को बेहद शिकायत रही। भुट्टो साहिब का बेमिसाल हाफजा। भुट्टो साहिब की याददाश्त गैर मामूली थी। वो पुरानी मुलाकातों के सही अल्फाज, वक्त, मौका व महल और तारीख बल्कि वाक़यात की मामूली तफसील तक याद रखते थे और हर मौका की बातचीत, हत्ता के लिबास और क्या कुछ किस पैराए में कहा गया था मामूली जज्बात तक उनके जहन में रहती थी। मैंने कुछ कहा तो वो मुझे काफ़ी मुद्दत के बाद भी याद दिलाया करते थे कि फुला मौका पर मैंने ये कहा था। जेल सुपरिंटेंडेंट से अगर मैंने कोई बात कही और इसी मौजू पर भुट्टो साहिब से मामूली इख्तलाफ पर बात हुई तो उन्होंने फौरन हमारी पुरानी बात का हवाला दिया। हम लोग फौज में अमूमन अपनी डायरी का इस्तेमाल करते हैं ताकि याददाश्त डायरी की मदद से वापस लाई जा सके, मगर भुट्टो साहिब के दिमाग में हर बात नक्श हो जाती थी और वो मामूली बात को भी याद रखते थे। ऐसी तेज याददाश्त का मालिक कोई और शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जनाब पीरजादा की जनरल जियाउल हक साहिब से मुलाकात। अब्दुल हफीज पीरजादा साहिब भी भुट्टो साहिब के वकला में से एक थे।
वो भुट्टो साहब की पिंडी जेल में असीरी के शुरू के दिनों में तो कभी ना आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अपील के नामंजूर हो जाने के बाद वो कई मर्तबा जेल में भुट्टो साहब से मिले। पीरजादा साहब 14 फरवरी से 31 मार्च 1979 तक 18 मर्तबा भुट्टो साहब से मिलने जेल में आए। इसी दौरान शायद मार्च 1979 में वो जनरल जियाउल हक साहब से भी मिले और भुट्टो साहब के केस पर उनसे तफसला बातचीत की। मुझे कहीं से और तीसरी खबर मिली कि पीरजादा साहब ने जनरल जियाउल हक साहब से भुट्टो साहब को मुआफ़ी की दरख्वास्त की और उनसे कहा कि भुट्टो साहब की जान बख्शी ना की गई तो मुल्क एक बड़े बहरान से दो चार होगा और शायद इस बहरान की वजह से मुल्क मशरकी पाकिस्तान की तरह फिर टूट जाए। लेकिन जनरल जियाउल हक साहब ने उनकी इस दलील से इत्तेफाक न किया। इस खबर के सुनने के बाद मैंने भुट्टो साहब से इसका जिक्र किया, जिस पर उन्होंने फरमाया कि हाँ, पीरजादा ने ये दलाइल मेरी मर्जी के बगैर ही जनरल जिया को दिए थे। ये सब कुछ उनका अपना ही ख्याल था जिसे जनरल जिया ने मानने से इनकार कर दिया। भुट्टो साहब का हाथ और उनकी जिंदगी की लकीर में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में ज़ेरे तरबियत था जब मुझे एक साथी कैडेट के जरिए दस्त शनासी का शौक पैदा हुआ। कमीशन हासिल करने के बाद मैंने इस मशगले को काफ़ी संजीदगी से लिया। बहुत सी किताबें पढ़ें, बेशुमार हाथ भी देखे। अब भी जब कभी गांव जाता हूं तो बुजुर्ग ख्वातीन अपने अहलो अयाल के साथ घेर लेती हैं, लेकिन जब इन्हें बताता हूं कि मुझसे ये इल्म ले लिया गया है तो वो बहुत रंजीदा हो जाती है, मगर फिर भी अलिफ सहर करती हैं कि मेरे इस बच्चे की किस्मत के मुतालिक कुछ बताओ। काफ़ी अरसा हो अलिफ मैंने पामिस्ट्री को पढ़ना और प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद मैं किसी भी हाथ को देखते ही चंद बड़ी लकीरों पर नज़र दौड़ा लेता हूँ। जिस दिन से भुट्टो साहब के साथ जेल में मलना मिलाना शुरू हुआ और उनके साथ बैठकर गुपशप का सिलसिला चल निकला तो मेरा दश्त शनासी का पुराना इश्तियाक जाग उठा। दरअसल भुट्टो साहब खूब बातें किया करते थे। इस दौरान उनकी ज़बान के साथ साथ उनके हाथ भी हवा में लहराते रहते थे। मेरी आंखें उनके हाथ पर जिमी रहती थीं। उनके हाथों की लकीरों को बार बार देखता रहता था। उनकी शमसी और किस्मत की लकीरें बेहद नुमायां थीं। दिल, दिमाग और जिंदगी की लकीरें भी काफ़ी गौर से देखी। इस केस की वजह से मैं उनकी जिंदगी की लकीर को बार बार देखता। उनकी ये लकीर सिवाय पहले चंद सालों के जो अमूमन हर हाथ पर ऐसी ही होती है, बाकी गहरी, साफ, बगैर किसी खलल अंदाजी आकिट के शुरू से कलाई तक बिल्कुल नुमायां थी, यानी जिंदगी की लाइन टूट फूट, जजीरे आकिट वगैरह से मुबर्रा थी। यही नहीं बल्कि मददगार लकीर भी मौजूद थी। मुझे उनके हाथ पर किसी हादसे या अचानक मौत की कोई निशानी नहीं मिली, इसलिए मुझे यकीन हो रहा था कि उनको सज़ा तो हो सकती है, लेकिन फांसी से उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। उनकी अपील खारिज होने के बाद जब एक रोज़ वो बातें कर रहे थे और हाथ को मेरे सामने खूब हिला रहे थे, मैं उनकी ज़िंदगी की लकीर को खूब गौर से देख रहा था तो कहने लगे, रफ़ी मेरे हाथ पर क्या है जो आप इतने गौर से देख रहे हैं? मैंने जवाब दिया, जनाब आपके हाथ पर ज़िंदगी की लकीर से तो मालूम होता है कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी दराज है। जवाब में उन्होंने कहा, कर्नल भुट्टो ज़े हमेशा जवानी में ही मरते रहे हैं। मैंने जवाब दिया, लेकिन आपका हाथ तो इसके खिलाफ कह रहा है। वो मुस्कराए, अपने हाथ को देखा और मुझसे कहा, क्या आप पामिस्ट्री जानते हैं? मैंने जवाब दिया कि गुज़िश्ता सालों में ये मेरा मशगला रहा था, लेकिन आजकल उसे छोड़ा हुआ है। उन्होंने फिर अपने हाथ को देखा और मेरा ख्याल था कि वो अपना हाथ मुझे थमा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर कहने लगे, कर्नल रफ़ी अपने चौधरी यार मोहम्मद से एक दफ़ा कहा था कि दो गर्दनों में से एक को जाना है, भुट्टो की गर्दन और जनरल जिया की गर्दन। चूंकि भुट्टो की गर्दन अंदर है इसलिए शायद इसे ही जाना होगा। मैंने जवाब दिया कि मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन वो एक आम सी ख्याल आ रही थी, मगर आपके हाथ की लकीर तो ऐसा नहीं कहती। भुट्टो साहब ने इस मौजू पर और कुछ न कहा, बल्कि खुद ब खुद ही कुछ देर में कोई और बात छेड़ दी। ये इस सिलसिले की 21वीं वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।